झोंका एक अंदर आया और झोंके के साथ साथ एक कुत्ते के आकार की बोल सकते हैं एक सफ़ेद सी चीज़ अंदर तक आई। तो मैंने उससे बोला कि भाई कुछ देखा तुमने? तो बोला कि वाइट था ना। तो मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल वाइट, कि मतलब कोई रो रहा हो। वो इतना सा समझ में आ रहा था कि ये कोई लेडी की आवाज़ है। तो मेरे को लगा शायद लॉज में किसी का झगड़ा हुआ होगा या किसी ने किसी को मारा पीटा होगा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही कमेंट्स बनाए रखिए। कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। जस्ट एक छोटी अनाउंसमेंट की इंस्टाग्राम हमारा अपडेट हो चुका है और हमने नया इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। तो अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कीजिए और अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। इसके बाद हमने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया आपकी भारी डिमांड पर। तो गेस्ट के साथ साथ हम सब्सक्राइबर को भी इनवाइट कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर कोई अपना रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि कैमरे के ऊपर शेयर करें हमारे चैनल पे आके, तो उनका मोस्ट वेलकम है। प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको जाना है, अपना जो रियल इंसिडेंट है उसे रिकॉर्ड करके भेज देना है। एक बार हमारी टीम उसे गो थ्रू करेगी और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करेगी। हमारा पॉडकास्ट सेंटर दिल्ली के अंदर है, तो आपको जब बुलाया जाएगा तो आप आ सकते हैं और कैमरे के सामने अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इन रियल इंसिडेंट को हमसे शेयर करने वाले वो लोग हैं जो आप में से ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि जो गलतियां वो करके बैठे हैं दूसरे लोग ना करें। मतलब किसी की गलती आप लोगों के लिए सीख बन सकती है। जिस तरीके से आप प्यार देते आ रहे उसी तरीके से बनाए रखें। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अभय ने बताया जो कि यूपी कानपुर के रहने वाले हैं और इस इंसिडेंट से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत कुछ, मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसे रियल इंसिडेंट मेरे पास बहुत कम आते हैं जहाँ पर इतने अच्छी तरीके से बताई गई हो और चीज़ें इतने बुरे लेवल पे हुई हो और उसे आखिरी में किस तरीके से सॉर्ट आउट की गई हो। अभय ने पूरा रियल इंसिडेंट अपना शेयर किया जहाँ पर 2018 में वो अपने मम्मी पापा के साथ यूपी कानपुर में रहा करते थे। उनकी परवरिश और सब कुछ लगभग यूपी कानपुर के अंदर ही हुआ था। उनकी स्कूलिंग, उनका सारा खेलना उठना सब कुछ वहीं पे हुआ था। उनके स्कूल में उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम था हर्ष। हर्ष से उनके संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, घर पे आना जाना था। अभय के जस्ट 1 किलोमीटर दूर हर्ष का घर था और ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। स्कूल से पास आउट होने के बाद जो अभय ने सोचा था वो था कि वो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हर्ष अपने परिवार के साथ रहते थे और उन्हें कोई फाइनेंस में दिक्कत नहीं थी। हालांकि हर्ष का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हर्ष की पूरी फैमिली का बैकग्राउंड लखनऊ से आता है और वो भी यूपी कानपुर में काफ़ी टाइम से रह रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली उन्हें यूपी कानपुर में रहते हुए 10 साल हो गए थे। हर्ष की जो फैमिली थी वो यूपी कानपुर में एक लॉन्ज जैसे घर में रहा करती थी 3 मंजिल के। अभय ने मुझे बताया कि अक्षय भाई वो था तो 3 मंजिल का घर लेकिन लॉन्ज से कम नहीं था। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ लोग रहा करते थे, फर्स्ट फ्लोर पे अभय की फैमिली और बाकी रूम्स थे, सेकंड फ्लोर भी पूरा फुल था, थर्ड फ्लोर भी पूरा रेंटेड था, हर तरफ पूरा पैक था। वो बात है 2018 की, जब सितंबर की बात है। हर्ष का फ़ोन आता है अभय के पास और हर्ष बोलता है कि भाई हमारे घर पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जा रहा है और तेरे को भी आना है। अभय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अभय के जो पापा थे वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि अभय अगर हर्ष के घर जा रहे हैं तो रात को लेट ना आए, क्योंकि यूपी कानपुर में चोरी चकारी ये सब शायद बहुत आम बात है, ऐसा अभय ने मुझे बताया। तो अभय ने बताया कि उनके पापा ने उन्हें बोला कि अगर 10 साढ़े 10 से पहले आने वाला हो तू तो आ जाइयो, अदरवाइज तू हर्ष के घर पे ही सो जियो। दोनों की फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी और घर पे आना जाना था। अभय ने बताया कि अक्षय भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे फ़ोन पर बात किया करता था और मैंने यही सोचा था कि जब मैं हर्ष के घर पे जाऊंगा और जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके वहीं सो जाऊंगा। अभय ने बताया कि अक्षय भाई मैं हर्ष के घर पे गया, 8:30-9 बजे मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि उन्होंने तो पूरा फंक्शन, पूरा सेलिब्रेशन अच्छी तरीके से बना रखा है। मतलब वहाँ पर डांस चल रहा है, झांकी निकल रही है और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था। सब कुछ ख़त्म होते होते रात के 11:30 बज गए। अब मुझे तो ये चीज़ पता थी कि मैं 11:30 बजे घर पे तो नहीं जा सकता क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा मारने वाले हैं। तो अभय ने हर्ष को बोला कि भाई अब मैं तेरे यहीं पे रुक जाता हूँ और हर्ष ने भी हंसते हंसते कहा कि और क्या भाई, तेरा ही घर है, इसे अपना ही घर समझ। लेकिन वो रेंटेड मकान था, 3 मंजिल पूरा रेंटेड था और ग्राउंड फ्लोर पर पूरा जो था सेलिब्रेशन चल रहा था। हर्ष की फैमिली के ताल्लुकात जो थे ऑनर से, जहाँ पर वो रेंटेड थे, उस बिल्डिंग के ऑनर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो वो कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते थे।
हर्ष और अभय ने डिसाइड करा कि जब सारे सो रहे हैं, मेहमान वगैरह भी आ रखे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हर्ष, अभय और हर्ष का छोटा भाई छत पे सोने के लिए जाएंगे। अपने बिस्तर उठा के छत पे पहुंचते टाइम इन्हें 12 बज गए थे अप्रॉक्सीमेटली। इन्होंने नीचे भी जगह ढूंढी थी, लेकिन अभय को ठीक नहीं लगा कि हर्ष के सारे रिलेटिव सो रहे हैं और जगह नहीं है, तो बीच में घुसकर सोना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हर्ष तो फिर भी सो जाता अपने भाई के साथ, क्योंकि उन्हीं की फैमिली थी। तो अभय ने ये चीज़ डिसाइड की हर्ष के साथ मिलके कि हम छत पे चलते हैं, और ये लोग छत पे चले गए। और उसके बाद अभय ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम छत पे पहुंच गए तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे तक बात की, और 1:30 बजे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि चलो अब सोते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद कल से फिर पढ़ाई वढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। अभय ने बताया कि हर्ष और उसके भाई सो चुके थे। मैंने अपनी चद्दर उठाई और मुँह पर डाल के मैं लेटा ही था। अचानक से मुझे 15-20 मिनट बाद ऐसा लगा जैसे बारिश आ रही है। तो अभय ने अपने मुँह से चद्दर उठाई और ऊपर देखा तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो अभय ने हर्ष को और उसके छोटे भाई को उठाया और बोला कि बारिश आ रही, नीचे चलते हैं। ये लोग नीचे आ गए, और एज़ यूजुअल जैसे कि वहाँ पर भीड़ थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे गेस्ट वगैरह वहाँ सो रहे थे और किसी भी कमरे में जगह नहीं थी, पूरा पैक हो रखा था। तो हर्ष बोलता है कि भाई अब क्या करें। तो अभय बोलता है कोई नहीं, 2 बज गए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करता करता घर चला जाऊंगा और पापा को बता दूंगा कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हर्ष ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो अभय को नीचे गेट तक छोड़ने आया, और हर्ष ने अभय को बोला कि घर जाके मुझे फ़ोन कर दियो और मैं वेट करूँगा तेरे फ़ोन का, आराम से घर चला जियो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर दियो। हर्ष ने गेट बंद कर लिया और अभय वहाँ से निकल गया। अब इसके बाद पूरा जो इंसिडेंट है ये आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहीं से ही सारे ऊंच नीच और अजीब अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अभय ने बताया कि अक्षय भाई रात के 2 बज रहे थे, बूंदाबांदी हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और रात को जैसे पूरा एनवायरनमेंट होता है, लाइट आ नहीं रही थी, भूतिया लग रहा था पूरा रोड। अभय ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिलाते हुए जा रहे थे, हालांकि रास्ता बहुत दूर का नहीं था, 1-1.5 किलोमीटर का ही था। जब भी उनके पीछे कोई अजीब सी हरकत होती थी अभय के चलते टाइम, तो अभय बहुत ज़्यादा डर जाते थे, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे रोड की तरफ चलते गए, और सामने ही 3 रोड आई, राइट में, लेफ्ट में और एक सीधा रोड। तो अभय ने बताया कि भाई मुझे ना राइट साइड जाना था। जैसे ही मैं राइट साइड मुड़ा, फ़ोन मेरे कान पे था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिला रहा था, तो वो शायद सो गई थी। जैसे ही मैं राइट साइड मुड़ा, मैंने देखा 8-10 कुत्ते मुझे घूर के देख रहे हैं, और उनमें से 1-2 भौंकने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं राइट साइड नहीं मुड़ा, मैं सीधा सीधा चलने लगा। अभय ने बताया मैं सीधा जा रहा था, तो आगे जाके जैसे ही मैं राइट मुड़ा, मैंने सोचा इस वाले रास्ते से मैं घूम के चला जाऊँगा। जैसे ही मैं राइट मुड़ा और थोड़ा सा आगे चलने लगा, तो कुछ लेफ्ट में घर बने हुए थे, उसमें से मुझे एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई, उसके बाद एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। और अभय ने बताया अक्षय भाई मैं काफ़ी डर गया था इस चीज़ को देखकर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैंने उस घर की तरफ देखा, सोचा कि पहले मैं 100 नंबर पे कंप्लेंट कर देता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ। तो अभय ने सोचा कि यार ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, पहले मैं देख तो लूँ कहीं हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई वड़ाई हो रही हो, कोई बातचीत हो गई हो, या कोई गिर गया हो। तो अभी जस्ट लेफ्ट साइड में देख रहे थे, एक बच्चे की खोपड़ी उन्हें गेट से बाहर निकलती दिखती है, और वो बच्चा अभय को देख के बोलता भैया भैया प्लीज़ भैया एक बार इधर आओ ना, भैया कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ आओ ना। और अभय थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर बोला क्या हुआ छोटू, सब ठीक है, बता क्या हुआ, मुझे बता, मैं हूँ ना, बता क्या हुआ। तो वो छोटा बच्चा काफ़ी डरा हुआ था और वो अंदर कमरे की तरफ इशारा करता है अपने घर के। तो अभय 2 सेकंड तो सोचता है कि यार मेरा अंदर जाना ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन अभय ने बताया कि यार मेरा अक्षय भाई ज़मीर ऐसा है ना कि मैं किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकता। अभय ने बताया कि मैं गेट के अंदर गया और मैंने छोटू को, उस लड़के को बोला कि क्या हुआ बेटा, तू बता क्यों नहीं रहा है। तो उसने कमरे की तरफ इशारा करा, और जब मैंने उस कमरे में देखा, वहाँ पर एक औरत थी जिसके बाल पूरे खुले हुए थे, लाइट नहीं थी तो बहुत क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन वो औरत एक लड़के को जिसकी उम्र 16-17 साल तो होगी, उसको हवा में उठा रखा था और बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, राम नरेश, राम नरेश को बुलाओ, राम नरेश को बुलाओ, राम नरेश कहाँ है, राम नरेश को बुलाओ। अब अभय वहाँ पे खड़ा था और ये चीज़ सोच रहा था, राम नरेश शायद इनके पापा राम नरेश होंगे और इन आंटी की कुछ लड़ाई हुई होगी उनसे। तो अभय एकदम से बोलते हैं आंटी आप इस बच्चे को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हो, कम से कम इसे छोड़ तो दो। और वो जो छोटा बच्चा वहाँ पे खड़ा था वो अचानक से अभय का हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर ले आता है और बोलता है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, इनके अंदर कोई और आ गया है। अभय बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने कोई शरारत वरारत की होगी इसलिए तुम्हारी मम्मी ऐसे कर रही है, तुम्हें मार रही होगी, और अपने पापा को क्यों नहीं बुलाते हो, तुम्हारी मम्मी राम नरेश कर रही है। तो वो लड़का बोलता है कि ये मेरे पापा का नाम नहीं है, मेरे पापा का नाम है शिव मिश्रा और वो दिल्ली में नौकरी करते हैं, वो यहाँ पर है नहीं। अब अभय सोच में पड़ जाते कि यार ये चीज़ चल के आ रही है, मतलब इनके घर में ऐसा सब कुछ हो रहा है।
और ये बात बोलते ही वो जो छोटा सा लड़का था वो अपने घर के अंदर जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। अब अभय सोचते कि यार इनका पर्सनल मैटर चल रहा है, मैं क्या इसमें अड़ंगी दूं, लेकिन फिर भी वो सोचते कि यार ऐसे तो छोड़ना ठीक नहीं है। तो अभय क्या करते हैं, जस्ट उस घर से आगे बढ़ते हैं 1-2 घर और नॉक करना स्टार्ट करते हैं, सोचते कि मैं किसी की हेल्प लूँ क्योंकि अंदर जो है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। तो 2 घर छोड़ के ऊपर से 2 लड़के आते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है क्या हुआ, क्यों रात को गेट नॉक कर रहे हो, क्यों बजा रहे हो, क्या हो गया, पागल वागल हो गए हो क्या, पता नहीं है रात के 2-2:30 बज रहे हैं, किसी के घर पे ऐसे ही आ जाओगे क्या। तो अभय जो है ऊपर देखते और बोलते हैं भैया एक बार नीचे आना, इनके घर में कोई दिक्कत चल रही है, शायद आंटी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद आपको नीचे आके देख लेने चाहिए, आपके तो पड़ोसी हैं। तो वो जो ऊपर लड़का खड़ा था वो अभय को देख के बोलता है कौन सी दिक्कत, कैसी दिक्कत, क्या हो गया। तो अभय बोलता है कि एक बार आप आओ और देखो इनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वो लड़का बोलता है ठीक है नीचे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। अब वो नीचे आते हैं तो वो पूछते क्या हुआ। तो अभय उस गेट की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते कि अंदर तो कुछ प्रॉब्लम है, अंदर एक लड़का था और ऐसे ऐसे आंटी ने किसी लड़के को हवा में उठा रखा था। तो ये जो सामने खड़ा लड़का था ये बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इनको जानता हूँ, छोटे वाले लड़के का नाम अमन है, बड़े वाले का राज है और वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं और इनके पापा दिल्ली में नौकरी करते हैं। तो अभय बोलता है कि एक बार आप चल के देखो तो सही। तो वो लड़का जाता है, गेट नॉक करता है और चिल्ला के बोलता है अमन अमन गेट खोलो बेटा, मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा भैया यहाँ पे दूसरे घर में रहता हूँ, गेट खोलो। तो पहले तो अंदर से सिर्फ आवाज़ आ रही थी जैसे कोई रो रहा है या चिल्ला रहा है, फिर अचानक से अमन गेट खोलता है और उन भैया की तरफ देख के बोलता है भैया भैया, और चुप हो जाते हैं। तो वो जो लड़का 2 घर छोड़ के आया था वो बोलता है अमन क्या हुआ, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है और राज कहाँ है। तो अमन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अंदर की तरफ इशारा कर देता है। तो ये जो बगल वाले घर से लड़का आया था उसका छोटा भाई और यहाँ से अभय और जो अमन था ये सारे अंदर जाके देखते कि कमरे में तो कुछ भी नहीं है। तो अमन किचन की तरफ इशारा करता है। तो जब सारे मिलके अंदर जाते हो तो वो देखते कि राज जो 16-17 साल का लड़का था जिसे उन आंटी ने हवा में उठा रखा था, मतलब उनकी मम्मी ने, वो सिलेंडर के पास बिल्कुल छुप के बैठा हुआ था। तो वो 2 घर छोड़ के जो लड़का आया था वो बोलता है अरे बाहर क्या हुआ, तू छुप के क्यों बैठा हुआ है राज। तो वो इशारा करता है बाथरूम की तरफ। अब सारे मिलके बाथरूम की तरफ जाते हैं तो देखते कि वो जो औरत थी जो उनकी मम्मी थी वो बेहोश पड़ी थी और उनका हाथ में कुछ कट लगा हुआ था, उसमें से शायद ब्लड आ रहा था। तो ये लोग देख के परेशान हो जाते कि भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो लड़का था जो 2 घर छोड़ के रहता था वो सबको बोलता है कि सब यहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ, अगली गली में एक अंकल है जो ऑटो चलाते हैं, मैं उनको बुला के लेके आ रहा हूँ, फिर आंटी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और सब वहीं पे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते। वो लड़का जो 2 घर छोड़ के आया था वो ऑटो लेने चला जाता है। अब है पूछता है कि तुमने क्या शरारत किया ऐसी कि यार आंटी का ये हाल हो गया, हवा में उठा रखा था, प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर अभय ने बोला अक्षय भाई मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता था कि ये ऊपरी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बाद जिस लेवल पे चीज़ें बढ़ती गई ना, मेरा भरोसा अटूट हो गया इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे। कुछ ही टाइम बीता था जब वो ऑटो वाले अंकल को लेके आता है, वो जो लड़का था थोड़ा आगे रहता था, ऑटो वाले आते और बोलते क्या हुआ। तो उनको सारी कहानी बताई जाती है कि शायद आंटी फिसल के गिर गई, उनके हाथ में कट लग गया। तो सारे उठा के आंटी को ऑटो में बैठाते हैं और ऑटो 1.5 किलोमीटर दूर एक चौक है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, उसमें लेके आंटी को पहुँच जाते हैं। अब कौन कौन गया था ये मैं आपको बता देता हूँ। जो दोनों बच्चे थे आंटी के वो घर पे थे, अभय गया था और 2 घर छोड़ के छोटा वाला भाई था वो भी अपने घर चला गया था। तो वो जो लड़का था जो ऑटो वाले को बुला के लाया था वो गया था, मतलब 4 जने थे, चारों हॉस्पिटल पहुँचे। तो आंटी को इमरजेंसी वार्ड में डाला गया क्योंकि उनके हाथ में कट लगा हुआ था और इमरजेंसी में उनकी पट्टी वट्टी कराई गई। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि यार इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी सीरियस बात है, तब तक आप एक काम करो इनके हस्बैंड को बुला लो। तो अभय बोलते हैं इनके हस्बैंड तो दिल्ली में और शायद बच्चों ने कॉल कर दिया होगा बुलाने के लिए। तो डॉक्टर पूछते कि हुआ क्या है। इतने में ऑटो वाला और जो 2 घर छोड़ के लड़का खड़ा था वहाँ पर वो डॉक्टर से बात ही कर रहे थे। और जब जनरल वार्ड में आंटी को, मतलब उनकी मम्मी को शिफ्ट करा गया जो अमन और राज थे, वहाँ पर से एक नर्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो सारे एकदम से हैरान हो जाते हैं और अंदर से कुछ पेशेंट जनरल वार्ड से भाग के डॉक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं कि जिन औरत को अभी आप लेके आए हो इन्हें कोई बीमारी नहीं है, आप इन्हें लेके जाओ, ये कोई ऊपरी हवा है जो इनके अंदर आ रखी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, ऊपरी हवा कुछ नहीं होती, ये जैसे आपके पेशेंट है वैसे दूसरों के पेशेंट भी आते हैं, वैसे ये पेशेंट आ रखे हैं, इनकी मैं कर दूंगा जो भी पट्टी वट्टी, आप इतना शाउट क्यों कर रहे हो। तो नर्स जो है वो भी भागी आती है। तो डॉक्टर बोलते हैं नर्स क्या हुआ। तो नर्स कुछ नहीं बोल रही होती, वो कुर्सी पे बैठ के बहुत हड़बड़ा रखी होती है जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। तो पेशेंट से पूछा जाता है क्या हुआ इनको, नर्स को। तो पेशेंट बताते कि जब पट्टी करने के बाद बुखार के लिए टेम्परेचर डालने के लिए थर्मामीटर उनके मुंह में रखा आंटी के,
वो निकाल के बीपी चेक कर रही थी। तो उन आंटी ने, मतलब उनकी राज और अमन की मम्मी ने क्या करा, नर्स के बाल पकड़े, खींच के बेड पे रखे और उनका मुंह पंखे की तरफ था, इतने में 8-10 थप्पड़ लगा दिए। और जो वो थी मम्मी जी अमन और राज की, उन्होंने बोला, जो पोजेस थी या उनके ऊपर कोई ऊपरी हवा थी, उन्होंने नर्स को बोला कि हाँ कल मामा जी के जाएगी तू, मैं देखती हूँ कैसे जाएगी मामा जी के। तो डॉक्टर सोच रहे थे ये क्या हो क्या रहा है हॉस्पिटल में। नर्स की तरफ देख के बोलते हैं ऐसा ही हुआ था। तो नर्स बोलती है हाँ ऐसे ही हुआ है, मैं नहीं जाऊँगी अंदर, मैं नहीं जाऊँगी। तो डॉक्टर बोलते हैं मामा जी का क्या सीन है। तो नर्स बोलती है कि कल मैं मामा जी के जाने वाली थी, मैंने सोचा था जब मेरी ड्यूटी ऑफ होगी नाइट शिफ्ट तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मामा के पास मुझे जाना है, वहाँ कुछ इमरजेंसी है। अब डॉक्टर तो इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन सारे के सारे डरे हुए थे। तो जो डॉक्टर थे वो बोलते कि मैं दूसरी नर्स को बुला देता हूँ, कोई नहीं, सब जनरल वार्ड के जितने भी पेशेंट हैं अंदर जाओ। तो पेशेंट अपनी वाली पे आ जाते और बोल देते कि जी हम तो अंदर नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, हम तो यहाँ से डिस्चार्ज ले रहा, आप इस औरत को ट्रीट करो, हम अपने घर जा रहे हैं। तो डॉक्टर देखते कि हालात यहाँ पे बिगड़े हैं, तो वो अभय को और ऑटो वाले को और उस लड़के को बोलते कि भाई आप इन्हें ले जाओ, सुबह लेके आना, अभी तो पेशेंट और नर्स बिल्कुल भी अटेंड करने से इन्हें मना कर रहे हैं, मतलब साथ में भी कोई नहीं रहना चाहता। तो ऑटो वाला सोचता है कि भाई अगर मैं चला जाऊंगा और घर पे नहीं लेके गया और हॉस्पिटल में कोई ऊंच नीच होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले मुझे धर लें, या फिर शायद उसका भी ज़मीर जाग गया था कि यार मैं, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लेके आया हूँ तो मैं ही छोड़ूंगा। तो ऑटो वाला बोलता है कि एक काम करो, तुम ऑटो में लेके चलो और सुबह लेके आ जाएंगे, अभी जो आ रखी हैं आंटी जी, माता जी, उन्हें लेके घर चलते हैं। तो वो जो लड़का 2 घर छोड़ के आया था वो बहुत बुरी तरीके से डर गया। वो बोलते कि मैं पैदल पैदल आ जाऊँगा, मैं ऑटो में नहीं जाऊँगा, आप लोग जाओ। अब जो अभय था वो तो इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। तो ऑटो वाला अभय के पास जाता और बोलता कि यार एक काम करते हैं, मैं मात्र 5 मिनट में इनके घर पे ऑटो लगा दूंगा, बस तुम इन आंटी जी को लेके बैठ जाओ अपने साथ। अभय ने बोला कि भाई मुझे तो इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं था। डॉक्टर ने, नर्सिस ने उन आंटी को उठाया और ऑटो में बैठा दिया, उनके बगल में मैं बैठ गया और वो जो लड़का था वो पैदल पैदल आ रहा था। तो ऑटो वाले ने इतनी तेज़ ऑटो चलाया, 5-10 मिनट में उन्होंने उन आंटी के घर के सामने ऑटो लगा दिया और वो अपने निकल गए। मैंने आंटी को अंदर छोड़ दिया। बस एक अजीब सा इंसिडेंट जो हुआ था, जब ऑटो आ रहा था तो वो आंटी मेरे को ऐसे सूंघ रही थी जैसे मेरे अंदर से कोई फ्रेगनेंस ले रही है या फिर क्या कर रही है। मुझे लगा शायद इन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। अभय ने बताया ऑटो लगा, मैंने आंटी को अंदर लेटा दिया बेड पे और बच्चों को बोल दिया कि बेटा पापा को बुला लो, शायद आंटी की तबीयत ठीक नहीं है तो सुबह इन्हें हॉस्पिटल दिखाना पड़े। तो बच्चों ने बताया कि उन्होंने पापा को फ़ोन कर दिया है और पापा दिल्ली से निकल गए हैं। अब अभय जो थे ये सब बोल के वहाँ से अपने घर को आ गए और घर पहुँचते पहुँचते उन्हें सुबह के 4-4:30 बज गए थे। तो उन्होंने घर में एंट्री ले ली। पापा मम्मी ने अभय के कुछ नहीं बोला कि सुबह आ गए, चलो कोई नहीं। अभय ने बताया कि भाई मैं घर जाते ही सो गया और मेरी आँख खुली दोपहर के 3:30 बजे। मैं उठा, मैंने चाय नाश्ता करा, फिर मैं हर्ष के घर गया। हर्ष के वो घर पहुँचे तो हर्ष से बात करने लगे कि भाई ऐसे ऐसे कल रात को ना मैं ऐसे गया था और वहाँ पे एक आंटी थी, ऐसे था वैसे था। तो हर्ष ने बोला अच्छा तू है क्या वो लड़का जिसने उन आंटी की मदद की थी? मतलब बहुत सारे लोगों को पता चल गया था रात को कुछ हल्ला गुल्ला हुआ है, ये नहीं पता था वो लड़का कौन था, तू था। अब हर्ष थोड़ा सा डांटते कि भाई एक बात बता, ठीक है मेरी तो आँख लग गई थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं घर जाके ऐसा हुआ है, या तूने फ़ोन क्यों नहीं करा, या इमरजेंसी थी तो कॉल कर देता। तो अभय ने बोला यार सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हो गया, मैं हर्ष भाई तेरे को बता ही नहीं पाया। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों डिसाइड करते कि एक बार देख के आते कि आंटी की तबीयत है कैसी। जब हर्ष और अभय देखने के लिए निकलते हैं और आंटी के घर के बाहर पहुंचते तो जाके देखते हैं तो ताला लगा हुआ है। वो 2 घर आगे वही एक बच्चा छोटा वाला खेल रहा था। तो अभय जाके बोलता है बेटा कल रात को मैं आया था, तुझे याद है ऐसे ऐसे था? तो बच्चा बोलता है हाँ भैया मुझे याद है। तो बोलता है आंटी कहाँ गई है, ताला लगा हुआ है? तो बच्चा बोलता है कि पापा आए थे उनके और आंटी को मतलब अपनी वाइफ को लेके चले गए और बच्चों को भी ले गए गाँव की साइड, तो वो ताला लगा के चले गए। तो बोलते ठीक है चलो ये भी ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये पूरा इंसिडेंट 2018 में हुआ था। 2019 के एंड में आते आते अभय ने बताया कि भाई मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो 2019 में मेरी मम्मी का देहांत हो गया और उसके बाद जो बचा कुछ भगवान पे भरोसा था वो भी मैंने खो दिया। और मेरे पापा मुझे 60 किलोमीटर दूर कहीं पे लेके चले गए और वहाँ पर मुझे पढ़ाई के लिए एक कमरा दिलवा दिया, वहीं पे खुद भी रहने लगे मेरे साथ। और उस लोकेशन पे जो 60 किलोमीटर दूर था वहाँ बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था। तो जहाँ पर मुझे पापा लेके आए थे वहाँ पर वक्त बीतने लगा। 2019 के बिल्कुल एंड में हम आ गए, नवंबर दिसंबर में। बिल्कुल मन नहीं लगता था अभय का। अभय ने बताया कि मैंने 2020 स्टार्टिंग होने वाली थी, मैंने हर्ष को फ़ोन करा और उसे सब कुछ बता दिया कि भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ पर, ना मेरे से पढ़ाई होती, ना कोई कामकाज होता है, या दूर दूर तक नौकरी नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन हिली हुई है, जिसकी वजह से पापा ने
मुझे बोल दिया कि अब हम यहीं रहेंगे और यहीं करेंगे क्योंकि यहाँ किराया थोड़ा सा कम है। हर्ष ने अभय से बात की और हर्ष ने बोला देख भाई हमारे यहाँ पे ना कमरा खाली हुआ है और उसका किराया बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये है। तू पापा से बात कर ले और तू यहाँ आ जा, मैं पर्सनली तेरी हेल्प कर दूंगा, नौकरी वगैरह दिलवा दूंगा पार्ट टाइम। तू अपनी बैंकिंग की तैयारी यहीं से कर लियो, लेकिन तू घर मत रह, घर पे रहेगा तो तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब अभय के दिमाग में ये चल रहा था कि पापा जी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अभय ने बोला कि चलो मैं बात करके देखता हूँ। उस रात अभय डरते डरते अपने पापा के पास गए और बहुत रिक्वेस्ट की कि पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं हर्ष के साथ वहाँ रह लूँगा, पढ़ लूँगा, पर मेरा 1% यहाँ मन नहीं लग रहा है। बहुत देर तक तो अभय के पापा मना करते रहे, लेकिन आखिरी में उन्होंने हार मान ली और अगले दिन सारा सामान पैक करके अभय वापस हर्ष के वहाँ पर आ गए। वही लॉन्च, वही कॉलोनी, वही सारे हादसे, वो सब अभय को याद आने लगे। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, 2018 से 2020 लग गया था। अभय ने बताया कि अक्षय भाई वहाँ जाते ही ना मेरी तो सबसे पहले हर्ष ने नौकरी लगवा दी पार्ट टाइम में और मैं अपनी बैंकिंग की तैयारी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। अभय ने बताया कि मैं दिन में नौकरी पे जाता, रात को आता, पढ़ना स्टार्ट करता, तो कभी हर्ष मेरे कमरे में आ जाता, कभी मैं हर्ष के कमरे पे चला जाता और ऐसे करते करते 2-2.5 महीने और बीत गए। जनवरी और फरवरी निकल गया 2022 का, मार्च आ गया और मार्च में लग गया लॉकडाउन। इंडिया में जब लॉकडाउन लगा था 2020 मार्च में, तब अभय जो थे वो हर्ष के घर पे थे और इन्हें नहीं पता था कि यहाँ से इनकी ज़िंदगी में जो है दहशत की शुरुआत होने वाली थी। अभय ने बताया कि मैं हर्ष के उसी फ्लोर पर रह रहा था और एक रात क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिस बेड पर सोता हूँ उसके सामने किचन है और किचन का गेट खुला हुआ था। मुझे बार बार ऐसा लगता अक्षय भाई कि जैसे उस किचन के गेट के पीछे से ना कोई झाँक के मुझे देख रहा है, और जितना ज़्यादा मैं देखता मुझे ऐसा लगता कि यार कोई है। भगवान पे भरोसा मैं करता नहीं था, मेरे कमरे में एक भी भगवान की मूर्ति नहीं थी और मैं पूरी रात डरता रहा ये देख के कि कौन मुझे झाँक रहा है। सुबह अभय ने हर्ष को बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरे कमरे में मुझे कोई किचन के दरवाजे के पीछे से झाँक रहा था। हर्ष ने मजाक बना दिया ये बोल के कि तू ना पागल हो गया, तेरे दिमाग में यहाँ वापस आते ही उस आंटी का सब कुछ घूमने लग गया है। अभय बोलते नहीं यार ऐसा नहीं है, तो हर्ष बोलते काम कर किचन का दरवाज़ा बंद करके सोइयो, आज से इतना सोच मत। तो अभय बोला कि यार ये भी ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, और ये बात भी आई गई हो गई। ये पहला हादसा था जब इनके साथ हुआ था। कुछ टाइम ही बीता था कि अभय के साथ ये चीज़ें होना बहुत आम बात हो गई। जैसे उसको ऐसा लगता था कोई आगे पीछे घूम रहा है, कोई दरवाज़ों के पीछे से उसे देख रहा है। एक रात की बात है जब हर्ष की फैमिली लखनऊ गई थी कोई फंक्शन अटेंड करने और हर्ष घर पे अकेला था अपने कमरे में। अभय उसी फ्लोर पर अपने कमरे में पढ़ने लग रहा था। हर्ष उसके कमरे में आके बोलता है कि भाई तू तो अकेला रहता है और तेरे को आदत भी है, मेरे को आदत नहीं है, चल आज मेरे कमरे में सो जा, हम कुछ बाहर से मंगवा लेंगे और तू रात को पढ़ लियो, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और जब आँख लगेगी तो सो जाएंगे। अभय ने बताया कि पूरा प्लान इसी तरीके से बना था। अभय ने अपनी किताबें उठाई और हर्ष के कमरे में चला गया। ये दोनों बैठ के खा पी रहे थे, बाहर से कुछ इन्होंने मंगवाया था। रात के 12:30 बज गए थे जब इन्होंने डिसाइड करा कि अब सोते हैं। हर्ष के कमरे में भगवान की मूर्तियाँ थी, हर्ष भगवान को माना करता था। ये दोनों सो ही रहे थे, अचानक से इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके कमरे में खिड़की की साइड से कोई एक वाइट एंटिटी, जैसे कोई कुत्ता या कोई एंटिटी आई और इन दोनों के बेड के पास से टकराती हुई जैसे वहाँ पर बैठी और अचानक से किसी तेज़ हवा के झोंके की तरह वहाँ से निकल गई। इन दोनों की आँख खुली, ये दोनों उठ के बैठे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो हर्ष ने अभय से बोला कि वाइट कलर का कुछ था ना? अभय बोलते हैं हाँ। अब हर्ष के दिमाग में ये चल रहा था यार अभय मतलब सच बोल रहा था, और हर्ष के दिमाग में ये चल रहा था मंदिर की मूर्ति होते हुए ये चीज़ कैसे हो गई, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे दोनों। तो अगले दिन जब हर्ष की मम्मी और उनकी फैमिली आती है तो अभय जो है उनके सामने सारी चीज़ें रख देते हैं कि ऐसे ऐसे जो है हमारे साथ हुआ, सामने सामने हुआ, कि हमें ऐसा लगा कोई वाइट कलर की एंटिटी आई हमारे साथ बैठी और अचानक से वो उठ के चली गई। तो हर्ष की जो मम्मी थी उन्हें डांटने लगती कि तुम दोनों पागल हो गए हो, भगवान की मूर्ति है, हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्या फालतू की बातें करते हो। ये बात भी आई गई हो गई। उसके बाद अभय ने अपने एक और एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि बहुत दिल दहलाने वाला था। अभय ने बताया कि भाई 2-3 दिन बाद मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गेट को कोई नॉक कर रहा है। तो मैंने पहली बार तो उसे इग्नोर करा, फिर दूसरी बार नॉक, तीसरी बार नॉक, चौथी बार नॉक। अभय उठे और अभय अपने गेट की तरफ गए। अभय ने जब गेट खोला तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ऊपर से रोने की आवाज़ आ रही है। वो अपने फ्लोर से ऊपर 2nd फ्लोर पे गए, वो रोने की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। फिर वो ऊपर 3rd फ्लोर पे गए तो आवाज़ और तेज़ हो गई। उन्होंने बताया अक्षय भाई मैं ना छत पे जाने वाला था, तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आई कि रुक जा, वहाँ मत जा, चुपचाप अपने कमरे में चला जा। अभय ने बोला कि वो कोई पॉजिटिव सी वॉइस थी, जैसे मेरे बुज़ुर्ग जो पितर थे उन्होंने मुझे रोका या मेरे कुल देवता थे उन्होंने मुझे आवाज़ दी।
और अभय ने बताया कि ये सुनते ही ना अचानक से मैं होश में आ गया कि बारिश हो रही है, बाहर लाइट नहीं आ रही, मैं छत के पास क्या कर रहा हूँ। जैसे उनको अचानक से होश आ गया था, उसके बाद अभय चुपचाप सीढ़ियों से उतरते उतरते अपने कमरे में वापस आ गए। और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने पूरा इंसिडेंट हर्ष की मम्मी को बताया, हर्ष के सामने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो हर्ष की मम्मी उन्हें डांटने लग जाती है और बोलती है कि अपने कमरे में सबसे पहले मंदिर स्थापित करो, तुम भगवान को नहीं मानते हो तो तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट आज तक यहाँ पर 10 साल रहते हुए कभी ये चीज़ हुई ही नहीं है। अभय अपने कमरे में मंदिर स्थापित कर लेते हैं और उसके बाद अपनी नौकरी कंटिन्यू करते हैं, बैंकिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं ज़ोरों शोरों से। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई चीज़ उनके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुकी है। 4-5 दिन बीते थे, वही बारिश की रात, लाइट ऑफ, पूरी तरीके से लाइट जा रखी थी। अभय ने बताया कि भाई मैं अपने कमरे में सो रहा था और अचानक से मुझे खिड़की पे से नॉक करने की आवाज़ आई। दरवाजे पे से आती थी तो मुझे लगता था दरवाजे पे कोई है, लेकिन खिड़की पे से आई और खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, जस्ट रोड गुजर रही थी। 2-3 बार नॉक किया, 1 2 3 4 5। अभय ने बताया कि अक्षय भाई मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैंने अपना कंबल हटाया और अचानक से बोला कौन है, कौन मुझे परेशान कर रहा है, क्यों बार बार आवाज़ लगा रहे हो। तो वहाँ से एक औरत की आवाज़ आई, राम नरेश को बुलाओ अभय, अभय राम नरेश को बुलाओ। ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अभय ने मुझे बताया कि अक्षय भाई 2018 पहुंचने में ना मुझे वापस 2 साल, मुझे कुछ लम्हे लगे, मुझे सब कुछ याद आ गया, जो हॉस्पिटल में एक्टिविटी हुई थी, जो घर में हुई थी, जो ऑटो में लेके आए थे आंटी का मुझे इस तरीके से सूंघना। अभय ने बताया कि मेरी रूह कांप गई, मैंने अपने मुंह पे चद्दर डाली, हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश करी, सिग्नल नहीं आ रहे थे। अभय ने बताया मैं इतना डरा हुआ था, मैं पहली बार भगवान को ऐसे मिस कर रहा था कि भगवान मुझे बस बचा लो, कोई तो चीज़ है जो मुझे पूरी तरीके से परेशान कर रही है। अभय ने बताया कि भाई जय श्री राम जय हनुमान बोलते बोलते मेरी आंख लग गई और जब मैं सुबह उठा सबसे पहले मैंने अपने घर पे फ़ोन करा, पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उनके पापा ने बोला कि मैं बाबा जी से बात करता हूँ, मतलब अपने पापा से, उनके जो अभय के पापा थे उनके पापा, मतलब उनके दादाजी ने उनके गाँव में हनुमान जी का मंदिर स्थापित कर रखा था और उनको कोई सिद्धि थी। तो अभय के पापा ने उनके पापा जी से, मतलब अभय के दादाजी से बात करी और अभय से कॉल कनेक्ट करवाई। तो उनके दादाजी ने बोला कि एक काम करे, एक पानी का ग्लास भर और पानी का ग्लास भरने के बाद फ़ोन को उसके ऊपर रख और तू दूर हो जा 5 मिनट के लिए, मैं कुछ मंत्र बोलूँगा पानी के ऊपर और फिर फ़ोन कट कर दूंगा, फिर कॉल करूँगा, तो जब ये रिंग होगा तब तू उठा लियो, फिर मैं तुझे बताऊँगा करना क्या है। अभय बैठे हुए थे, सुबह 11 बजे की बात थी। अभय के मन में ये था कि मैं सामान उठाऊँ और अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन उनके जो दादाजी ने बात बोली थी वो भी फॉलो करनी ज़रूरी थी, क्योंकि कोई चीज़ होती तो अभय के पीछे लग जाती। अभय ने उस फ़ोन को ऊपर रखा और वो पीछे हो गए। 5 मिनट बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा कॉल आया तो दादाजी ने सामने से बोला कि इस पानी को पी ले, अपना सारा सामान पैक कर ले, तेरे को आज सारा सामान पैक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि कल सुबह ट्रेन है, कल सुबह वाली ट्रेन से तू अपने जो है पापा के पास पहुँच जी और ना गाँव आ जा। अब पूरा प्लान यही था कि रेलवे स्टेशन पे अभय के पापा उसे मिलेंगे और ये लोग गाँव जाएंगे सीधा दादाजी के पास। रात निकालनी थी, रात निकालना इतना आसान नहीं था। अभय के पापा जो थे वो ऑफिस के काम से कहीं थोड़ा सा दूर गए थे तो उनका भी आना पॉसिबल नहीं था और हर्ष की फैमिली इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रही थी। अभय ने बताया अपने दादाजी के बोलने पे मैंने वो पानी पी लिया। रात को मुझे नींद आ रही थी, मेरी आंख लगी, मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पे किसी का हाथ है, जैसे मेरे दादाजी मेरे साथ हैं और वो मुझे सहला के सुला रहे हैं। अभय ने थोड़ी सी कोशिश करी हाथ देखने की, उन्होंने चद्दर से बाहर हाथ निकाला किसी का हाथ पकड़ने के लिए और वहाँ पर हाथ नहीं था। अभय को पता था उनके दादाजी का आशीर्वाद उनके साथ है और वो अगले दिन सुबह सीधा अपने पापा से मिले। पापा के साथ दादा के पास गए तो दादा ने वहाँ पर उनके गुरुजी को बुलाया और उनके गुरुजी ने सीधा अभय को देख के बता दिया कि एक औरत है जिसकी रूह अभय के साथ यहाँ तक आ गई है। अब अभय सोच में पड़ गया था कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो गुरुजी बताते कि 2018 में अभय एक घर में गया था, वहाँ पर एक औरत थी जो पोजेस हो रखी थी, उसके अंदर किसी की रूह आ रखी थी। तो अभय को सब कुछ याद आ जाते और वो बताना चाह रहे थे, इतने गुरुजी बोलते कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी जो खुलासा करते उसको सुनने के बाद वहाँ सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। गुरुजी अभय की तरफ देख के बोलते हैं कि वो जो औरत थी उसके अंदर एक आत्मा आ रखी थी और वो आत्मा उसे और कहीं से नहीं लगी थी, जो तेरा दोस्त का घर है उसी के अंदर उस दिन जो झांकी हो रही थी, जो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जा रही थी, वहीं पर ग्राउंड फ्लोर पर जो सारा डांस का प्रोग्राम चल रहा था उसमें वही औरत जो तेरे को उस दिन मिली थी, जिसने अपने लड़के को हवा में उठा रखा था, वही औरत उस फंक्शन में थी और वो डांस कर रही थी। उसकी साड़ी डांस करते करते खुल गई और वो एक कमरे के अंदर गई
उस कमरे के अंदर किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया, और वो जब वहाँ से वापस आ गई तो तूने वो जाके उस औरत को बचाया और वो आत्मा तेरे साथ लग गई, लेकिन तूने उस शहर को छोड़ दिया। तो वो जो आत्मा थी वो हर्ष के घर में ही जाके रहने लगी ग्राउंड फ्लोर पे। अब मेन मुद्दा ये आ गया कि आत्मा कौन है, अभय के पीछे कैसे लगी, क्यों लगी, या उसका राज क्या है। तो गुरुजी ने बताया कि एक इंसान हुआ करता था राम नरेश नाम का, जो थोड़ा पागल किस्म का इंसान था, दिन रात दारू पिया करता था, और वो उसी लॉन्ज में, मतलब हर्ष के घर में ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ पर थोड़े मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो इतनी दारू पिया करता था कि वो पागलों की तरह लड़ा करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, और जो वो औरत थी राम नरेश की बीवी, वो वहाँ पर रहा करती थी। एक दिन राम नरेश नशे में जिंदा मुर्गा लेके आ गया और अपनी बीवी को बोलने लगा कि इसे बना, मेरे लिए बना। तो राम नरेश की जो बीवी थी वो बोलने लगी कि मैं कच्चा मुर्गा कैसे बना दूं, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। तो राम नरेश ने क्या करा, गुस्से में आके अपनी बीवी के बाल पकड़े और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और राम नरेश ने लड़की के घर वालों को फ़ोन करके बोल दिया कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। और राम नरेश उस दिन के बाद गायब था। पुलिस वालों ने भी राम नरेश को बहुत ढूंढा, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि राम नरेश जिंदा है या मर गया। राम नरेश ने अपनी बीवी को वहाँ मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट, जो आत्मा थी, वहाँ भटकती रहती थी। उस औरत ने बहुत परफ्यूम लगा रखा था, उसके बाल खुले थे, वो डांस कर कर थकी हुई उस कमरे में गई थी अपनी साड़ी ठीक करने, तभी उसे पोजेस कर लिया था। अब वो औरत भी उस इलाके को छोड़ के चली गई, तो वो स्पिरिट उसी घर में चली गई थी। इतने टाइम बाद अभय वहाँ पर वापस आया और उस स्पिरिट का अभय से कुछ कनेक्शन था, तो वो अभय को टेक ओवर करने वाली थी, लेकिन उसके पितरों ने, बुजुर्गों ने उसे बचा लिया। और अब फाइनली जो गुरुजी थे उन्होंने यज्ञ करके 3-4 दिन उस स्पिरिट को कोई रास्ता दिया, जिससे वो शायद या तो मोक्ष की द्वार चलेगी या फिर अभय को छोड़ के या उस लॉन्च को छोड़ के चलेगी दूर। अभय को सल्यूट है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इस तरीके से उभर के आ गए, और हर्ष की फैमिली को सल्यूट है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो उसी लॉन्च वाली प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। उनके रिलेशन जो है बहुत अच्छे हैं, और प्रॉपर्टी ऑनर से तो कोई दिक्कत नहीं होती, और उनके पास खाली करने का उस घर को कोई रीज़न भी नहीं है। लेकिन अब जो है वहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं, वो सेटल हो चुके हैं, उनकी शादी भी हो गई, उनका एक बच्चा भी हो गया। और अभय की जो सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि भगवान को ना मानना। जब मैंने अभय से पूछा कि भाई ऐसा क्यों था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब 2019 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, मैंने ये सोचा ही नहीं कि भगवान होते भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें और उनके पापा को बिल्कुल अकेला फील होता था, अभय को लगता था कि भगवान किसी के नसीब में इतना सब कुछ गलत कैसे लिख सकते हैं। हालांकि अभय से मेरी बात हुई और मैंने उन्हें समझाया कि भाई एक टाइम पे आके आप खुद हनुमान चालीसा का सहारा ले रहे थे, और आपके जो दादाजी जो है जिन्होंने आपको बाहर निकाला है, उनके गुरुजी जो है जिन्होंने भी आपको बाहर निकाला, वो कहीं ना कहीं भगवान का ही सहारा लेते हैं। तो चीज़ें उनके समझ में आ गई है। और आखिरी में आकर मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगेन जो नया इंस्टाग्राम है उसे उतना ही प्यार दीजिए जितने पहले वाले को दे रहे थे। यूट्यूब पे उसी तरीके से कमेंट्स को बना के रखिए। यूट्यूब पे हमें आपकी काफ़ी ज़रूरत है, और आपका प्यार यूट्यूब पे हमें उसी तरीके से मिल भी रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं न्यू व्यूअर्स के लिए, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी अवेयरनेस वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप पूरी तरीके से उससे सीख ले सकें। आखिरी में आगे यही कहना चाहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो लड़ाई झगड़ा होते होते एकदम से पता नहीं उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं आया, उसने जो मुर्गा काटने के लिए वो लिए हुए था, उसने उसी से उसका सर काट दिया, और सर काट के उसको किसी झोले में रख के घर से निकल गया। तो निकलने के बाद उसने इनफैक्ट जो लड़की के मायके वाले थे उनको फ़ोन भी किया उसने कि आप अपनी लड़की का जो भी है अंतिम संस्कार वगैरह कर दो आके, यहाँ मैंने मार दिया और यहाँ पे पड़ी है। तो उस दिन से आज के दिन है ना उसके सर का पता है ना राम नरेश का पता है।